अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को मोनोन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था। आज हम डाई न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे। मोनोन्यूक्लियोटाइड सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स को कहते हैं और ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड फास्फेट ग्रुप की तादाद के हवाले से 3 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं। ऐसे मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसमें फास्फेट की तादाद 1 हो उनको हम सिंपल तरीके से मोनोफास्फेट कह देते हैं, और जिन न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट की तादाद 2 हो डाई फास्फेट, और जिन में फास्फेट की तादाद 3 हो उनको हम ट्राई फास्फेट न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इन तीनों टाइप्स में से जो ट्राई और डाई फास्फेट वाले मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेल्स इन फ्री फॉर्म, यानी ये अटैच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जो मोनोफास्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दे मे बी प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म और मे बी प्रेजेंट इन अटैच फॉर्म। अटैच फॉर्म से मुराद ये है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बना लेते हैं। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए की भी हो सकती है और डीएनए की भी हो सकती है। आज हम डिस्कस करेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड्स को। डाई न्यूक्लियोटाइड्स के नाम पर आप गौर कीजिएगा, एक लफ्ज है डाई। डाई से मुराद होता है टू, यानी कि ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दो मोनोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। अब ये दो मोनोन्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कंबाइन होते हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड को कैसे बनाते हैं। आप लोगों के सामने बच्चे एक स्केच मौजूद है, आप इस स्केच के ऊपर जरा गौर से देखिएगा। इसमें आप लोगों को दो न्यूक्लियोटाइड्स नजर आ रहे होंगे। उसमें बच्चे यह न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है। इस न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 की कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है। इसकी कार्बन नंबर 3 प्राइम जो है यहाँ हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसकी कार्बन नंबर 5 जो कि रिंग से बाहर होती है फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो इन 3 कंपोनेंट से ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। बच्चों जब इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होता है तो उसका मैकेनिज्म क्या है। देखें, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड में भी कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच है, कार्बन नंबर 3 के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 5 के साथ 3 फास्फेट अटैच है। यानी कि जब कोई न्यूक्लियोटाइड किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तो उस पर का फास्फेट ग्रुप की तादाद 3 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। जब बच्चों ये इसके साथ अटैच होगा तो तब इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान रिएक्शन होगा, और इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में एक लिंक डेवलप होगा, और उस लिंक के डेवलप होने के बाद ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल को बना देंगे। अब इनका लिंक कैसे डेवलप होता है देखें बच्चे। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की कार्बन 3 के साथ OH, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की कार्बन 5 के साथ ये जो फर्स्ट फास्फेट ग्रुप है इसका OH आपस में रिएक्शन करते हैं। इनका जब रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली बच्चे इस फास्ट न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3 के OH ग्रुप और कार्बन 5 के फास्फेट ग्रुप के OH के दरमियान रिएक्शन होगा। OH ग्रुप रिलीज होगा कार्बन नंबर 3 से, और फास्फेट ग्रुप से OH में से हाइड्रोजन का एटम एक रिलीज हो जाएगा। इस तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होगा, और इसके रिलीज होने से 2 काम होंगे। पहला काम तो ये होगा बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ इस बॉन्ड के ऊपर करेगा एक्शन, और ये जो फास्फेट के दरमियान एस्टर बॉन्ड है इसको ब्रेक कर देगा। और दूसरे नंबर पर बच्चों ये जो ऑक्सीजन दरमियान में रह जाती है OH ग्रुप वाली, ये ऑक्सीजन लिंक हो जाएगी विद द कार्बन 3 ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। आप इसको यहाँ पर देखिएगा, ये O है, ऑक्सीजन है, ये अटैच हो गई है इस फास्फेट के साथ, और इस तरह से ये जो एक बॉन्ड बना है इसको हम कहते हैं फास्फो एस्टर बॉन्ड। और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक बॉन्ड मौजूद है, ये भी फास्फो एस्टर बॉन्ड होता है।
इस तरह से बच्चे ये दो फास्फोएस्टर बॉन्ड जब इकट्ठे होंगे तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हो जाएंगे, और इनको अटैच करने में जो लिंक होगा वो दो फास्फोएस्टर बॉन्ड से बनेगा, और इन दोनों फास्फोएस्टर बॉन्ड को जब इकट्ठा करते हैं तो बनता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, साथ ही बच्चे ये जो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ पर करेगा एक्शन, और इस एक्शन से ये बॉन्ड टूटेंगे, और इनके टूटने से ये जो दो रिमेनिंग फास्फेट ग्रुप थे ये भी सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी यही एनर्जी इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी। और आप लोगों को पता है कि जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं तो ये रिएक्शन एनाबॉलिक रिएक्शन कहलाता है, और इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? देखिए बच्चे, यही फास्फेट ग्रुप जब एक दूसरे से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल इनको ब्रेक करता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है यही एनर्जी इन दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड्स को जोड़ने में, बॉन्ड्स को डिवेल्प करने में इस्तेमाल होती है, और इस तरह से ये न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल को बना देंगे जिसका नाम है डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर बच्चों ये न्यूक्लियोटाइड्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे तो जब ये आपस में अटैच होंगे तो इनके अटैच होने से जो प्रोसेस होगा वो डीएनए रेप्लिकेशन कहलाएगा। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच होते हैं, किसी आरएनए को बनाते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड हैं, आरएनए को बनाते हैं, तो बच्चों ये प्रोसेस फिर ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। जब दो न्यूक्लियोटाइड अटैच होंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। अब जब जो डाई न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें जब थर्ड न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा तो बच्चों फिर बनने वाला मॉलिक्यूल ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसी डाइन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन को हम एक और स्केच की मदद से भी देख लेते हैं। आप लोगों के सामने बच्चे ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं। इन दो न्यूक्लियोटाइड में इस न्यूक्लियोटाइड को हम नंबर 1 कंसिडर करते हैं, और इस न्यूक्लियोटाइड को हम नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। इस वन न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजन बेस अटैच है, कार्बन 3 पर OH, और कार्बन 5 के ऊपर फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। बिल्कुल इसी तरीके से आप नेक्स्ट दूसरे न्यूक्लियोटाइड को देखें तो यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन बेस है, और ये राइबोज शुगर है, और उसके साथ ये फास्फेट ग्रुप है। बच्चों जब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होंगे तो कार्बन 3 का OH, और इसी तरीके से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की कार्बन 5 का जो फास्फेट ग्रुप है इसका OH आपस में रिएक्शन करेंगे, और इन रिएक्शन के नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, और साथ ही ये फास्फेट ग्रुप इस कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच हो जाएगा। अब बच्चों ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इस फास्फेट ग्रुप के थ्रू अटैच होकर डाई न्यूक्लियोटाइड को बना देंगे। अब बच्चे इस डाई न्यूक्लियोटाइड में देखिएगा ये भी एक बॉन्ड है, और इसी तरीके से ये भी एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का नाम दे देते हैं, और इस फास्फोडाइएस्टर लिंकेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? POC और POC से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसमें फास्फेट के साथ दो एस्टर लिंकेजेस डेवलप हो जाते हैं। अब बच्चे सेल्स के अंदर पाए जाने वाले अहम डाइन्यूक्लियोटाइड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, दूसरा NADP, और तीसरा FAD कहलाता है। अब वन बाय वन देखेंगे कि NAD कैसा डाइन्यूक्लियोटाइड है। इसका पूरा नाम बच्चे निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है। अब नाम में चूंकि डाइन्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होगा कि दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और उसमें एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस एडिनिन होती है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है जिसके अंदर एक मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होती है, और उसका नाम है निकोटिनामाइड, या इसका एक और नाम नियासिन भी है। और बच्चों ये जो निकोटिनामाइड है इसको डिराइव किया जाता है विटामिन B3 से, और इस NAD की दो फॉर्म होती हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म NAD, और इसी की रिड्यूस्ड फॉर्म NADH है। और इसका अगर फंक्शन देखें तो दिस डाइन्यूक्लियोटाइड एक्ट एज कोएंजाइम
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे डाइन्यूक्लियोटाइड को देखते हैं, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। आप इसके नाम के अंदर भी बच्चे डाइन्यूक्लियोटाइड का लफ्ज देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर भी दो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन नाइट्रोजन बेस होती है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर निकोटिनामाइड या नियासिन मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस होती है। साथ ही साथ इस डाइन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक एडिशनल फास्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है जो उस न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है जो एडिनिन नाइट्रोजन बेस वाला होता है। उस न्यूक्लियोटाइड की जो पेंटोज शुगर है उसकी कार्बन नंबर 2 पर एक एडिशनल फास्फेट ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो तब ऐसा डाइन्यूक्लियोटाइड निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट कहलाता है। इसकी भी दो ही फार्म होती हैं, ऑक्सीडाइज फार्म को NADP और रिड्यूस फार्म को NADPH कहते हैं। और बच्चे इसका भी फंक्शन है वो कोएंजाइम वाला है। इट एक्ट्स एज कोएंजाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। उस कैटाबोलिक प्रोसेस के दौरान जो कोएंजाइम एक्ट करते हैं वो NAD है। इसके मुकाबले में जो फोटोसिंथेसिस है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और एनाबॉलिक प्रोसेस या रिएक्शंस के दौरान जो कोएंजाइम के तौर पर मॉलिक्यूल्स एक्ट करते हैं वो NADP है। इसी तरीके से आप लोग इस चीज को एक और हवाले से भी देख लेते हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस के दौरान जो कोएंजाइम एक्ट करते हैं वो NAD और एनर्जी कैप्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड वो NADP है। एक चीज और भी आप लोग देख सकते हैं कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि NAD ऐसा कोएंजाइम है जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और अपना फंक्शन करता है। जबकि NADP कोएंजाइम चूंकि सिर्फ फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, इसी वजह से ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के तौर पर ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ये कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट बच्चे तीसरे डाइन्यूक्लियोटाइड को देखते हैं, इसको हम फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये भी एक डाइन्यूक्लियोटाइड है, इसके अंदर भी दो ही न्यूक्लियोटाइड इन्वॉल्व होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस एडिनिन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस होती है वो मॉडिफाइड होती है और उसका राइबोफ्लेविन या जस्ट फ्लेविन का नाम देते हैं। दिस राइबोफ्लेविन इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B2 और इसी विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन भी कह सकते हैं। और इस डाइन्यूक्लियोटाइड की भी दो ही फार्म होती हैं, ऑक्सीडाइज फार्म को FAD और रिड्यूस्ड फार्म को FADH2 कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है बच्चे? इट अगेन एक्ट्स एज कोएंजाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बच्चे आप लोग के सामने एक कोएंजाइम की स्ट्रक्चर मौजूद है, आप इसके ऊपर जरा फोकस कीजिएगा। ये बेसिकली NAD मॉलिक्यूल है और इस NAD मॉलिक्यूल में डेफिनेटली दो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें जो पहला न्यूक्लियोटाइड है बच्चे, आप जरा नीचे देखिएगा कि इसको हम न्यूक्लियोटाइड नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं। इसमें जो पेंटोज शुगर है दैट इज राइबोज और इसकी कार्बन नंबर 1 पर जो नाइट्रोजन बेस अटैच है दैट इज एडिनिन और इसी तरीके से इसकी कार्बन नंबर 5 के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसमें ये राइबोज शुगर है और इस राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच है। इसी राइबोज शुगर की कार्बन नंबर 1 के साथ मॉडिफाइड नाइट्रोजन बेस अटैच होती है और इसका नाम है निकोटिनामाइड। अब जब ये निकोटिनामाइड नाइट्रोजन बेस अटैच होगी तो बच्चों अब ये न्यूक्लियोटाइड इस दूसरे न्यूक्लियोटाइड से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर बच्चों इस निकोटिनामाइड नाइट्रोजन बेस वाला न्यूक्लियोटाइड
इस एडिनिन नाइट्रोजन बेस वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होगा तो बनने वाला डाई न्यूक्लियोटाइड NAD कहलाएगा। अब इस NAD की फॉर्मेशन में जो चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें जो लिंकेजेस होती हैं वो बिटवीन फास्फेट ग्रुप्स होती हैं। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जितने भी डाइन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उनमें लिंकेजेस हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की भी पेंटोज शुगर के दरमियान डेवलप होती हैं यहाँ पर, यानी कि एक पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 और दूसरी न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के दरमियान लिंक डेवलप होते हैं और तब डाइन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। लेकिन ये स्पेशल टाइप के डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनमें लिंकेजेस बिटवीन फास्फेट ग्रुप्स होती हैं। अब जो ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड बना है दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, इसको हम शो करते हैं NAD और इसका काम क्या है, इट एक्ट्स एज कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। और कैसे एक्ट करता है कि ये किसी एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब ये हो जाएगा रिड्यूस और इसकी इसी रिड्यूस्ड फॉर्म को हम NADH कहेंगे। और फिर जब यही NADH किसी दूसरे कंपाउंड को या अपने अंदर से n इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो तब ये दोबारा रिड्यूस्ड फॉर्म से ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों ये NAD एक्ट करता है एज कोएंजाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होती है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, और इस तरीके से बच्चे जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट बनते हैं और साथ ही एनर्जी रिलीज होती है। जब बच्चे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन स्टेप वाइज होती है तो इस ब्रेकडाउन के दौरान NAD रोल कैसे प्ले करते हैं। ब्रेकडाउन के दौरान बच्चे दो हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं और ये दो हाइड्रोजन एटम्स में दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कंबाइन होते हैं, हाइड्राइड आयंस को बनाते हैं। और जब हाइड्राइड आयंस अटैच हो जाएंगे निकोटिनामाइड के साथ तो ये NAD रिड्यूस होकर NADH बन जाएगा। और बच्चों बाकी जो एक प्रोटॉन होता है वो सोल्यूशन के अंदर चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बच्चे ये है कि यही NADH रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने के बाद यह दोबारा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने से जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों वही एनर्जी पहले नंबर पर ATP को बनाती है और फिर ATP के हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। ये बच्चे मैंने आप लोगों को NAD के बारे में बता दिया। अब NADP और NAD में बुनियादी फर्क किस चीज का है, आप इसी NAD डाइन्यूक्लियोटाइड को देखेगा, इसमें आप लोगों को जो ये न्यूक्लियोटाइड है इसमें कार्बन 2 के ऊपर आप लोगों को OH नजर आ रहा हो। तो NADP डाइन्यूक्लियोटाइड में होता यह है कि OH में से हाइड्रोजन निकल जाता है, इस हाइड्रोजन की जगह पर फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। जैसे ही फास्फेट ग्रुप अटैच होगा अब ये NADP कहलाएगा और यह एज अ कोएंजाइम एक्ट करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि NADP में टोटल फास्फेट ग्रुप कितने होते हैं, तो बच्चे आप लोगों के सामने मौजूद हैं 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं और NAD में फास्फेट ग्रुप की तादाद 2 होती है।